अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं PSL 8 प्लेफील्ड स्पेशल ट्रांसमिशन। मज़ेदार मैचेस का सिलसिला तकरीबन आज अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा और उसके बाद प्ले ऑफ्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा, एलिमिनेटर के मामला शुरू हो जाएंगे और फिर फाइनल में जाने की जंग शुरू हो जाएगी। वाज़ेह हो गया है स्कोर बोर्ड के साथ साथ पॉइंट्स टेबल। स्कोर बोर्ड ने तमाम तर चीज़ों को वाज़ेह किया और इस तरह पॉइंट्स टेबल भी वाज़ेह हो गया। अब लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी, चूँकि कोयटा गुज़िश्ता रोज़ ये मैच हारी, बहुत ही सनसनीखेज मैच था। पहले मुझे लगा कि पूरा मैच खत्म हो चुका है। 262 रन किए मुल्तान सुल्तान ने, जो खुद में एक नया रिकॉर्ड है। चेज करते हुए 253 रन कर दिए कोयटा ने, जो खुद में एक नया रिकॉर्ड है। तो यूं कुल मिला के 515 रन बने गुज़िश्ता रोज़ के मैच में, जिसमें उस्मान खान यानी मुल्तान सुल्तान के ओपनिंग बैट्समैन, उन्हें मौका मिला पहली बार। उन्होंने 36 बॉल्स पर सेंचुरी करके PSL की भी तेज़ तरीन सेंचुरी कर दी। एक्सीलेंट ओवरऑल शोकेस हुआ है इन मैचेस का। शायकीन क्रिकेट खुश है, बड़े स्कोर्स हो रहे हैं, छक्के चौके लग रहे हैं, लेकिन क्या इन पिचेस पर बेचारे बॉलर्स के लिए कुछ था? अगर था तो बॉलर्स क्यों ना कुछ कर पाए? आज का मैच जो अभी जारी मैच है, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ऐसा लग रहा था कि 200 रन करेगी, नहीं कर पाई 200 रन। पहले 9 ओवर्स में उन्होंने 100 रन किए, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी से कोई बड़ा स्कोर नहीं हुआ और वो 200 नहीं कर पाई और पहले ही आउट हो गई। अब ये देखें यहाँ पर बॉलर्स की कारकर्दगी कि पहले 9 ओवर में बॉलर्स ने बहुत खुल के स्कोर दिया, फिर 9 ओवर्स के बाद जब कंटेन किया तो पेशावर के लिए मुश्किलात हो गई। इसके बाद बाबर आजम शेन वॉटसन को पीछे छोड़ के T20 में ज़्यादा रन्स करने वाले प्लेयर बन चुके हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों पर आज बात करूंगा, ख़ास तौर पे जो बड़े स्कोरिंग मैचेस हैं उन पर, उनकी चेज़ पर। टीम्स की बड़ी हिम्मत रही कि उसको चेज़ किया। अब लाहौर जाएगी दोबारा से PSL और फिर लाहौर की पिच पर एक डिफरेंट माहौल, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट बिहेवियर और डिफरेंट एटमॉस्फेयर होगा। शोएब जट सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका। डॉक्टर हफीज़ अमान क्रिकेट एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद है। रिजवान हैदर साहब हमारा रेगुलर हिस्सा और क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। शोएब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तारुफ का, और आपका माशाल्लाह पैनल भी आपकी तरह बड़ा जानदार होता है। थैंक यू शोएब, आपका शुक्रिया, आप टाइम निकाल लेते हैं यार। मुझे पता है आपका अपना प्रोग्राम भी होता है। शोएब ये बताएं, बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। अगर हम देखें 24 एक घंटे में दूसरा रिकॉर्ड टूट जाता है, 24 घंटे के अंदर 3 सेंचुरीज हो जाती है। मैं तो चौथी भी एक्सपेक्ट कर रहा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड के एलिक सेल्स या मुनरो से वो नहीं हो सकी, लेकिन एक 24 घंटे में 3 सेंचुरीज और दूसरे 24 घंटे में 240-41 का चेज हुआ। उसके बाद अगला मैच 262 पे चला गया और 253 कर गई कोयटा ग्लैडिएटर। तो अच्छे खासे बड़े बड़े स्कोर्स के मैचेस हो रहे हैं। इस्लाम भाई, आप जब आते हैं तो आपके घर के रास्ते में फैसल मस्जिद पड़ती है। आते हुए शायद आपकी नजर ना पड़ी हो, जाते हुए जो है ना खिड़की खोल के विंडो नीचे करके शीशा और देखिएगा, सारे बॉलर वहां शुक्राने के नफिल अदा करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको। यार इस बेरहमी से उनको जो है ना बल्ली का बकरा बनाया गया है। यार इंटरटेनमेंट का ये मतलब कैसे हो सकता है कि आप बॉलर की दुर्गत बनवा दें? अब क्या होगा जब ये लेग खत्म होगी, यहाँ से जो पिंडी में मैचेस चल रहे हैं, आप बॉलर्स का जाके देखिएगा तो उन बेचारों की इकॉनमी रेट कहाँ पे खड़ी होगी। बैट्समैनों को आप सर पे उठा लिया होगा कि जी बैट्समैन ने किस स्ट्राइक रेट से रन बनाया, क्या किया। बॉलर बेचारे की कमबख्ती आ जाएगी, वो हॉन्ट करते रहेंगे उसको ये रन। कैस अहमद ने 4 ओवर में 77 रन दे दिए। अगर मैं अपने तरीके से इनको एनालाइज करूं, कल के मैच को, सिर्फ कल के मैच की बात करूं, 14 ओवर खेले हैं कोयटा ग्लैडिएटर ने और 9 रन से फिर वो बच गए। 36 गेंदें डॉट की, अगर मैं गलत नहीं हूं। इसी तरीके से उन्होंने 24 डॉट बॉलें खेली हैं दूसरी टीम ने और उसके बाद इतने रन है। अब सोचिए कि अगर उनकी 24 बॉलों भी रन बने होते, इनकी 36 गेंदों पे रन बने होते, तो ये तो 300 प्लस के स्कोर पे जा रहे हैं। अब हम किसकी आंखों में जो है ना धूल झोंक रहे हैं कि जी बाउंड्री चोटी नहीं है, बाउंड्री चोटी नहीं है। यार हमने भी लॉस पड़े हुए हैं। गालिबन 19.1 का लॉ है ICC का, जिसमें वो बताता है कि मिनिमम बाउंड्री ये है और मैक्सिमम बाउंड्री ये है। ओ भाई, मिनिमम बाउंड्री का बात इसलिए दी गई है कि जिन ग्राउंडों में स्पेस कम है, आप वहां पे मिनिमम बाउंड्री बना लें। यहाँ पे आपके पास इतनी जगह है, आगे जगह आपने क्या किराए पे लेनी थी बाउंड्री के बाद जो इतनी सारी जगह है। और यार वो मैच के लिए है, थोड़ा सा तो माइलेज दिए आप यार। इतना मैं समझता हूँ कि इंटरटेनिंग क्रिकेट 1-2 मैचेस में अच्छी लगती है। कल तक जो है वो गालिबन 11 मैच हो गए थे और अगर मैं गलत नहीं हूं, और 13 बार डबल 100 रन बन चुके हैं। ऐसा ही है, ये बताइए कहाँ होता है यार।
यार शोएब कहीं नहीं होता, यहाँ तो हो रहा है यहाँ तो टिका के हो रहा है। अच्छा शोएब, वो जो आप बात कर रहे हैं ना जिसकी 65 की बाउंड्री, वो जब इंटरनेशनल पर जाते हैं ना हम शोएब, तो वहाँ पर फिर बाउंड्री 77 प्लस हो जाती है, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है, फिर वहाँ पर हमारे प्लेयर्स के शॉट नहीं लगते, वहाँ पर बाउंड्री से कैचेज हो जाते हैं क्योंकि वो आधी उतनी बाउंड्रीज के हो जाते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। और बहुत सारे माशाल्लाह जो चाइना के रस्तू हैं वो ये बात करते हैं कि जी आप छक्का देखें 80 मीटर का लग रहा है। और यार बात सुने, एक बंदे की अगर 150 रन की बारी है, चले 100 रन की बारी है, उस 100 रन की बारी में उसके 4 या 5 छक्के हैं, 6 छक्के हैं, बाकी उसके चौके हैं, 1 बाउंड 4 हो रहे हैं। अगर ये बाउंड्री पूरी होती तो वो कैच भी हो सकते थे। बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से छोटी बाउंड्री की वजह से बॉलर की दुर्गत बनी है। अब इत्तेफाक ये देखें, क्योंकि बॉलर फिट रहे हैं, बैट्समैन रन बना रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी बैट्समैन आ रहे हैं। आप किसी फास्ट बॉलर को बुलाए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बेचारा अपने दिल का दुखड़े रोएगा। अगर उसको ये खौफ नहीं होगा कि यार मैं बोलूंगा तो मुझे पता नहीं आगे कैरी करेंगे कि नहीं करेंगे। किसी भी फास्ट बॉलर से इस टाइम आप बात कर लें, जो मैंने अजराए मजाक शुरू में बात की थी कि शाह फैसल मस्जिद में जाके देखें, सब शुक्राने की नफील अदा कर रहे होंगे, किसी को भी पकड़ लें आप बताएं नसीम कल नहीं खेले, हसनैन कल नहीं खेले, ठीक है ना, और बहुत सारे मामले थे। हम नहीं कहते कि वो फिट नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने भी शुक्र अदा किया होगा कि भाई इतने हाई स्कोरिंग मैच में हम बॉल करने नहीं आए। आपका ब्रांड बनता जा रहा है हसनैन, सॉरी नसीम शाह, ठीक है, आपका ब्रांड बनता जा रहा है। उस बेचारे के 4-4 ओवरों में जब 4-4 रन बनेंगे तो वो बेचारा अपनी क्रिकेट को आगे कैसे लेके चलेगा? क्योंकि यहीं से तो अगर बैट्समैन का ग्राफ बुलंद हो रहा है तो बॉलर का ग्राफ गिर भी तो रहा है। सही बैलेंस होना चाहिए था। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बॉलर की लीग कहलाती थी। ऐसा ही। बेशक आप बैट्समैनों की लीग बनाए, लेकिन उनको कम से कम बॉलर के लिए मक्कल गाना बनाए। यार मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ शोएब, दुनिया भर में हमें जाना जाता था एक तो लैंड ऑफ पेसर्स के नाम से, दूसरा पीएसएल खेलने के लिए जो दुनिया भर के प्लेयर्स की ख्वाहिश होती थी वो ये है कि हम वहाँ जाकर टेस्ट करें अपनी बैटिंग स्किल्स, मज़ा आए। कोई बैट्समैन 100 करता था तो पता लगता था कि उसने मेहनत करके 100 किया है। रिजवान भाई सवाल क्या है? यही सवाल देखें, ये बिल्कुल सही कहा शोएब ने, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड पीसीबी कहाँ से आ रही है कि जी एंटरटेनमेंट हो, क्राउड को मज़ा आए, छिक्के लगें, चौके लगें, लेकिन फिर आप इसको भूल जाएं कि आपके फिर फ्यूचर में बॉलर्स डेवलप होंगे। बाउंड्री अपनी जगह पे, लेकिन पिच में भी बैलेंस होना चाहिए। इट हैज़ टू सपोर्ट द बॉलर्स एज वेल। ठीक है, बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी भी नहीं कराई, लेकिन वैरायटी भी उसके इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पिच में भी थोड़ी सी जान होनी चाहिए। और ये एग्जैक्टली वही वाली बात है कि जब आप बाहर जाएंगे और आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इंग्लैंड जाएंगे तो आप क्या करेंगे, और उस टैलेंट को जो यहाँ पे आपको शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है, अगर वो उनको कंड्यूसिव पिचेस बैटिंग की ना मिली तो आप क्या करेंगे? और आप अगली पीएसएल में आप बॉलर्स कहाँ से लेके आएंगे? कोई बच्चा नहीं कहेगा कि मैंने फास्ट बॉलर बनना है, कोई बच्चा नहीं कहेगा कि मैंने स्पिनर बनना है। आपको ऑफ स्पिनर तो वैसे ही नहीं मिल रहा मार्केट में। जब तक आपको उनको नज़र नहीं आएगा कि जी इसका कोई फ़ायदा है, अगर आपने 4 ओवर में 50 ही खाने हैं तो उससे बेहतर मैं बैटिंग ट्राई करूं, शायद कोई हीरो बन जाऊं। इस पे तो कोई आपको बड़ी बात है कि एहसानुल्ला टाइप बॉलर्स नज़र आए हैं, लेकिन वो भी 9-10 के रन रेट जो कि डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गई हैं, बट द लॉ हैज़ टू गिव बेनिफिट टू द बॉलर्स इज वेल। यहाँ पे बॉलर्स की आप देखिए इतनी छोटी विंडो कर दी है, इधर से निकल जाए तो वाइड है, इधर से निकल जाए तो वाइड है, नो भी हो जाती है, दो ही भी बॉल हिट पे बंदा आउट भी नहीं करता। नो का एक पहले अच्छी खासी पेनल्टी थी कि जी 1 रन दे दो और बॉल दोबारा करा लो, अब वो फ्री हिट है, उस पर भी नहीं आउट हो सकता। सो यू हैव लिमिटेड द बॉलर्स। उसको एलपीडब्ल्यू के डिसीजन में बड़े डिसएडवांटेज होते हैं। यहाँ पे बॉलर बनने के लिए आगे आपको फ्यूचर में बॉलर नहीं मिलेगा अगर आपने इसी तरह के रूल्स बनाते हैं। ओए हाँ जी डॉक्टर हफीज साहब, ये दोनों एक्सपर्ट्स ने बिल्कुल बहुत ही मुनासिब बात की कि मुझे यही डर था कि ये हम जिस ब्रांड से पहचाने जा रहे हैं बॉलर बनने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आपने सारी की सारी विंडोज़ जितनी भी हैं वो सारी बैट्समैन के हक़ में कर दी हैं। यार कमर्शियलिज्म माना कि एक अपनी जगह पे ज़रूर है, होना चाहिए, दुनिया में है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाउंड्री बहरहाल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितने मर्जी छक्के नहीं लगे ना लगे, 150 रन करे कोई टीम, कोई 120 रन करे, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि आप उसको 50 मीटर की बाउंड्री दे दें, 60 मीटर की, जितना सर्कल है 30 यार्ड का, इससे इतनी पीछे बाउंड्री नज़र आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी लिहाज से किसी भी बॉलर के लिए मुनासिब है। और बिल्कुल सही कहा रिजवान भाई ने भी कि ये इस तरह होगा तो कोई बॉलर बनना पसंद नहीं करेगा, चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो। और हमारी जो लैंड ऑफ, जैसे आपने कहा कि लैंड ऑफ पेसर्स है, तो लैंड ऑफ पेसर्स मेरा ख्याल खासी कहत का शिकार हो जाएगी। ये बात सही है। अच्छा शोएब, जब मैच हुआ वुमेन क्रिकेट का एग्जीबिशन, तो मैंने उसके बाद कोशिश की कि पीसीबी हुकाम से पूछूं, वहीं मीडिया बॉक्स में भी,
कि यार आपने उसके बाद बाउंड्री चेंज की थी, चूंकि मैं मौजूद नहीं था, मैं अपने प्रोग्राम की जिम्मेदारियां अदा कर रहा था, जब मैं गया तो मैच शुरू हो रहा था, तो मैंने कहा यार ये बताएं कि आपने वुमेन क्रिकेट के बाद कोई बाउंड्री चेंज करने की कोशिश की थी, बड़ी करने की, या उसी बाउंड्री पे खिला रहे हैं? मैंने तो अजराहे मजाक पूछा था, लेकिन वो बहुत सीरियस हो गए इस मामले पर। बिल्कुल अरसलान, ऐसा ही। और मैंने अजराए मजाक अपने शो में ये बात कर दी थी कि मुझे लग रहा है कि ये वुमेन्स की बाउंड्री को बड़ा करना भूल गए। तो फौरन मुझे क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े जो है ऑफिशियल, उनका मैसेज आ गया कि जी 60-70 की बाउंड्री है। तो भाई आप कह रहे हैं हाँ मान लेते हैं कि 60 से 70 की बाउंड्री है। मामला ये है कि अभी रिजवान भाई ने बेहतर बात की कि बाउंड्री एक बड़ा एस्पेक्ट है जिसपे आपको डिस्कशन करना है, लेकिन विकेट में भी तो झूठ नहीं है। विकेट भी फास्ट बॉलर्स के लिए जो है वो सड़क है। आप जो है ना अपना जो मोटरवे है वो उठा के आप स्टेडियम के अंदर लेकर आ गए, अदरवाइज तो कोई मामला नहीं है। देखिए खूबसूरती क्रिकेट की जो है वो मैं मानता हूँ कि इंटरटेनमेंट की जरूरत होती है, लेकिन थ्रिलर भी तो कोई चीज होती है यार। कौन सी दुनिया है जहाँ पे थ्रिलर के फैन नहीं है? थ्रिलर भी होना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। अब सारे मैच एक ही इंटरटेनमेंट, आप बैठ के देखें ना सुबह से शाम तक कॉमेडी फिल्में मुझे देख के दिखा दे, एक से दूसरी के बाद आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। ये इंसान की फितरत है। इसी तरीके से इतने चौके छक्के लग गए हैं, इतने चौके छक्के कि अब चौके छक्के की एक्साइटमेंट ही नहीं नजर आ रही। वो लग रहा है यार ये तो रूटीन की बात है। अब आप बताएं, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, पूरा आपका पैनल भी इसका जवाब दे सकता है कि अब अगर आखिरी 3 ओवर में 70 या 60 रन भी होंगे तो आपको ये धड़का लगा रहता है यार ये तो भर ही जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? आप मुतमईन है कि यार ये तो बिल्कुल डेड ट्रैक, छोटी बाउंड्रीज, बेरहम से जो है ना बॉलरों को आगे फेंक दिया, बैट्समैनों के जाओ इनकी दुर्गत बनाओ। असल में आप अपने ब्रांड को मेरे ख्याल से ना चाहते हुए भी डेंट डाल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो है वो अनजाने में हो जाती है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आपको समझ आएगा तब वर्ल्ड कप आपके सर पे खड़ा होगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। और फिर वर्ल्ड कप में मैं वही बात हमेशा भी कर रहा हूँ कि जो नए लड़के हैं इनको मौका दें ज़रा बड़ी बाउंड्रीज पे हिट लगाने का, ताकि वो टेस्ट करें अपने आप को। अगर इंटरनेशनल खेलनी है, बड़े से बड़े प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो आज के मैच पर भी बात करेंगे और कल के मैच पर कुछ बात करेंगे। इफ्तिखार अहमद बार बार सिलेक्शन का हिस्सा बनते हैं, पाकिस्तान का अच्छा खेल रहे हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन मैं कल उन्हें फील्ड में देख रहा था, जान नहीं मार रहे थे। शुरू की जो 10 बॉलें मिस हुई उनसे, उसका बड़ा डेंट पड़ा क्वेटा को। तो थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अब हमें नए ब्लड के साथ आने की ज़रूरत होगी। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर भी बात करके देखते हैं। वेलकम बैक जी। बाउंड्रीज पर बात हो रही है, छक्के चौके पर बात हो रही है। आज के मैच पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग की, बाबर आजम नहीं है, 6 तब्दीलियां हैं उनकी टीम में, और कोशिश यही की होगी। बाबर आजम बुखार था, हम उनसे मिले भी तो उन्हें बुखार था, हमें अंदाज़ा हो रहा था कि उनकी तबीयत थोड़ी सेटल नहीं है। तो अच्छा हुआ आज उन्हें भी रेस्ट दिया है, बाकी प्लेयर्स ने भी रेस्ट किया है और वो अब प्ले ऑफ के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज नए लड़कों को मौका मिला बैटिंग करने का। हारिस नए नहीं है, वो खेल रहे हैं, तो वो आज अच्छी 70+ की इनिंग खेल गए। राजा पक्षा उनके साथ खेल गए, साइम अयूब आज अनफॉर्चुनेटली नहीं खेले। लेकिन आज मैं लाजमी बात करूंगा इस बात पे कि उन प्लेयर्स के लिए जिनको मौका मिल रहा है और फिर उन्हें जब 10-10, 15-15 ओवर खेलने को मिलते हैं, वहाँ उनका टेस्ट हो जाता है। आज हसीबुल्ला का भी टेस्ट हुआ, हसीब को मौका मिला, उनसे रोटेट नहीं हो रहा था स्ट्राइक। पहले वही बॉलर्स थे, वही पिच थी जिस पर 9 ओवर्स में 100 हुआ, फिर वही बॉलर थे, वही पिच थी कि आपने 11 ओवर में सिर्फ 79 रन किए और विकटें भी सारी गंवा दी। हाँ जी रिजवान भाई। सर आपका सवाल क्या है? देखिए मैं तो इससे एक मैच में अगर कोई बंदा नहीं चल रहा तो उसको भी हमें नहीं बुरा कहना चाहिए, एक वन ऑफ इनिंग के ऊपर भी हमें सुपरस्टार नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 8-10 मैचों के ऊपर परफॉर्मेंस जज किया करें आप लोगों की। जहाँ तक बाउंड्रीज़ की बात होती है, मैं उससे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि बॉलर्स तो आपके फ्यूचर में नहीं बनेंगे, लेकिन जो आप बैट्समैन भी बना रहे हैं वो भी आपके इंटरनेशनल मैचेस में जाके नहीं चल सकेंगे, क्योंकि उनको प्रैक्टिस ही नहीं होगी उन पिचेस पे जिधर बॉलर्स को थोड़ी सी असिस्टेंस मिल रही हो जो दूसरी कंट्रीज़ में। और एक चीज़ मैं और भी ऐड कर दूं कि ठीक है आईपीएल में भी बाउंड्रीज छोटी होती हैं, पीएसएल में भी छोटी होती हैं, लेकिन जब से इंडिया ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता और 2008 में उन्होंने आईपीएल शुरू की,
उस आईपीएल से जो हासिल किया शायद कमर्शियल सक्सेस अपनी जगह पे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीती। इसी तरह पाकिस्तान ने भी 2010 में जीता, 2016 में पीएसएल शुरू की। पीएसएल शुरू करने से आपने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। सो पीएसएल या आईपीएल या लीगें जो हैं जहाँ पे आपके पर 4-5 इंटरनेशनल पर होते हैं, वो क्राइटेरिया नहीं है जज करने का अपने नेशनल टीम को और वहाँ पे आपको कोई चीज़ अचीव करने का। जहाँ तक कल के मैच की बात, आज वाले मैच की बात करें, बहुत अच्छी बैटिंग की। साइम वाज अनफॉर्चुनेट, हारिस को मौका मिला आज ओपन करने का। अब देखिए 2-4 मैचेस ये यंगस्टर्स हैं, साइम ने 2-3 अच्छी इनिंग्स खेली, आज नहीं चल सके, हारिस आज चल गए। इसके ऊपर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, ये बच्चे अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं। ये वो फियरलेस मेंटालिटी है जो हम चाहते हैं कि T20 में इंग्लिश स्टाइल क्रिकेट या ऑस्ट्रेलियन स्टाइल क्रिकेट को खेला जाए। और इनको अगर आप ग्रूम करें, डेवलप करें, क्योंकि पिछले 2 साल में तो किसी और को मौका ही नहीं मिला T20 में बैटिंग ओपन करने का, या पीएसएल में भी आपने उस तरह पहले इतना टैलेंट शायद सामने नहीं आया जितना इस दफ़ा। इकट्ठे 3-4 ओपनर्स, 2-3 बॉलर्स आपको, अब्बास अफरीदी, एहसानुल्लाह, 1-2 स्पिनर्स आपको मुकीम आए हैं। तो ये अच्छी चीज़ है इसके ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन आपको फिर भी बाउंड्रियाँ जो है वो पूरी ठीक रखनी पड़ेगी। एहसानुल्लाह भी तो मैं थोड़ा सा शोएब से इस पे बात करूंगा, मुझे कुछ थोड़ी सी बात करूंगा इस पे, वो थोड़ी सी हो सकता है कि शोएब उस पर ज़्यादा बेहतर एक्सपर्ट रहे थे। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ जब ऊपर से स्कोर नहीं होता तो हमारे यंगस्टर के लिए ये परेशानी हो रही है कि वो समझते हैं कि ऊपर स्कोर होगा तो हम बीच में कुछ अपना स्कोर करके तो एक बड़ा स्कोर लगा लेंगे, लेकिन अगर ऊपर से स्कोर नहीं हो रहा तो मिडिल ऑर्डर में फिर वो फंस जाते हैं, और ये हमारा बड़ा पुराना मसला है। बिल्कुल, ये हमारा पाकिस्तान जब हम टॉप स्टार्स के साथ खेलते थे तब भी यही मसला होता था कि अगर ओपन जोड़ी आमिर सोहेल और सईद अनवर करेंगे तो नीचे से भी बड़ा स्कोर होगा। ये तब से मतलब कज़िया इसको हम कह सकते हैं कि पिछले कोई 20-25 साल से जारी है, और अभी भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही चल रहा है कि हमारी मिडल ऑर्डर ऊपर जाना चाहते हैं और वो मिडल ऑर्डर में नहीं आना चाहते, तो ये अप एंड डाउन में दरमियान में खाली पड़ा हो, स्पॉट खाली पड़ा हो, जिसकी वजह से एक लंबे अरसे से आसिफ खेल रहे हैं, इफ्तिखार खेल रहे हैं। हालांकि वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग फिट इन हो सकते हैं अगर दोनों ओपनर्स जो मुसलसल ओपन कर रहे हैं, यानी कि बाबर और अपने रिजवान, वो अगर नीचे आके खेलना पसंद करें दूसरे नंबर पर और तीसरे चौथे पर, तो मेरा ख्याल है कि ओपनर अब जो नए ख़ास तौर पर जो जगह अब बना लिया साइम अयूब ने, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो वो क्रिकेट से मुखलिस नज़र नहीं आएगा मुझे। उन्होंने 1-2 इनिंग्स भी काफ़ी होती हैं किसी का टैलेंट चेक करने के लिए, लेकिन उन्होंने 4 से 5 इनिंग खेल दी हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो वहाँ वो ओपनर्स की जगह खाली नज़र आ रही है, जैसे शान जगह बनाते हुए नज़र नहीं आ रहे। फ़खर को चांस मिल गया, उन्होंने 2 चांस मिल गया, बल्कि उन्होंने भी 100 किया। वो भी अप एंड डाउन रहते हैं, 7-8 इनिंग्स के बाद एक आध अच्छी इनिंग खेलती हैं और फिर अगले साल के लिए पक्के हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ हसीबुल्लाह और दूसरे जैसे साइम अयूब, इनको ओपन दे के तो दोनों ओपनर्स को नीचे आना चाहिए ताकि हारिस, यस सॉरी आई मिस दैट नेम, हारिस वन डाउन आ सकते हैं, या ओपन भी आ जाए, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बना लें, उन दोनों में से एक नीचे आ जाए, अयूब में से और हसीबुल्लाह में से, तो फिर मेरा ख्याल है कि मिडल ऑर्डर का ज़्यादा अच्छी एडजस्टमेंट हो सकती है। फिर कोई हार्ड हिटर हम एक 6 या 7 रख सकते हैं। आज़म खान, यस मैं सॉरी अगेन आई मिस दैट नेम, आज़म खान को भी अब रोकना काफ़ी बड़ा वजन पड़ जाता है टीम में आज़म बल्कि मेरा ख्याल है एक साइड बैठ जाती है। माशाल्लाह। एक चीज़ मैं कहता हूँ कि यार देखें, बाबर ऊपर स्कोर करता है और उसकी वजह से फिर ये होता है कि बाकी प्लेयर्स अपना थोड़ा थोड़ा स्कोर लगाकर तो एक बड़ा स्कोर सेटल करते हैं। आज स्कोर नहीं हुआ ऊपर तो मिडिल ऑर्डर के पास मौका था। अब ये मेरा ख्याल है बड़ी लेम एक्सक्यूज़ होती है मेरी नज़र में कि यार अभी उन्हें 6-8 मैच दें। भाई पीएसएल है, कौन से 6-8 मैच मिल रहे हैं, यही मौका था। खेल रहे हैं हसीबुल्लाह भी शुरू से, लेकिन आज उनसे स्ट्राइक रोटेट भी नहीं हुआ। जहां पर हसन अली की रिवर्स स्विंग शुरू हुई वहां पर प्रॉब्लम हुआ। शुरू में तो स्कोर हो गया, लेकिन लास्ट के 11 ओवर्स बड़े बुरे गुजरे हैं। पेशावर ज़ल्मी पे अभी तो खैर मुश्किलात का शिकार इस्लामाबाद यूनाइटेड भी है, एज़ यूजुअल 3 खिलाड़ी उनके भी 40 पे आउट हो गए। तो शोएब जो ऊपर से स्कोर है वो फ़ायदा दे रहा है, या फिर बिल्कुल ही अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो कि खबरें हैं नई टीम जाती है तो पता चल जाएगा वो क्या करेंगे, लेकिन क्या एक मुस्तनद प्लेयर ऊपर होना चाहिए? अरसलान, पहले तो मैं आपसे ये शिकवा करूंगा कि आप डॉक्टर साहब को भी कह रहे थे कि रेड शर्ट पहनकर आ जाए, तो आज हम चारों जो है वो रेड शर्ट में प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरी भी तस्वीर रेड शर्ट वाली है, आप लोग भी रेड शर्ट पे हैं। ये तो लाइटर रोड बात करूंगा। 2 चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो ब्रेक पे जाने से पहले आपने इफ्तिखार की बात की थी, बहुत वैलिड पॉइंट। अगर मैं गलत नहीं हूँ, कल से मैं अब तक यार वो उंगली का इशारा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पता नहीं दर्जनों मरतबा वो वीडियो देख लिया है कि वो मुंह पे उंगली रख के क्या इशारा करना चाह रहे हैं। भाई 10 मैचेस में आप 23 औसत से आपने रन बनाए हैं। कल आप जब आए हैं तो
आपने 31 गेंदों पे अगर 50 की है तो उसमें 10 बॉलें आपने डॉट की खेली हैं। जब आपको हर बॉल पे रन बनाना है तब आप डॉट खेल के अपनी टीम पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। एक बीपीएल में आप चले गए जहां पे डेड विकेट मिल गई, वहां पे आपने रन बना लिए और फिर एक एग्जीबिशन मैच में 6 छक्के लगा लिए, मान्यता का नारा लगा दिया, सारे कितनी क्रिकेट खेलती। ये बहुत बड़ी ज्यादा पाकिस्तान के साथ होती रही है। अच्छा शोएब, इसमें जरा ऐड करूं, शोएब इसमें मैं ऐड करूं एक छोटी सी चीज, माजरत आपकी बात की यार, कल मैं फील्ड में देख रहा था गप्टिल को बहुत ज्यादा भागना पड़ रहा था। ये मिड विकेट पर खड़े थे और वो स्क्वायर लेग पे खड़े थे, वो स्क्वायर लेग से मिड विकेट को कवर करते हुए बेचारे भाग रहे थे, लेकिन इफ्तिखार नहीं भाग रहा था। एक कैच था जो शुरू में अगर हाथ में आ जाता तो मामला चेंज हो सकते थे, वो कैच भी आपको पता है छूट गया, जाहिर है गप्टिल को बड़ी दूर से भागना पड़ा। ये बड़े प्रॉब्लम है यहाँ पर, बड़ा मसला है और ये कोई देख नहीं रहा। बिल्कुल आप सही पॉइंट आउट किया। आप बेशक तो कहते रहे कि मैं चाहूँ नहीं, सही है ना। अच्छा चले, मैं शोएब से ज़रा, मेरे ख्याल है थोड़ा सा सिग्नल इशू है, वापस रब्ता करें जी जल्दी से। शोएब की बात इंपॉर्टेंट है। यही बात रिजवान भाई, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, हम अब मैं आज़म की बात करता हूँ। आप ठीक है, आप वेट की वजह से उसको मार्जिन नहीं देते, लेकिन कम से कम यंगस्टर है, खेलता अच्छा है, स्कोर करेगा, कीपर है, कीपिंग उसकी बुरी नहीं है आज़म की। अगर आप कीपिंग देखें तो क्विक हैंड है आज़म, डाइव भी कर रहा है, स्टंप भी कर रहा है, कैच भी ले रहा है, तो इतना मार्जिन तो देना चाहिए कि अगर कोई लड़का फॉर्म में, इससे पहले पाकिस्तान खेल गया, उसके लिए कोई नया नहीं होगा और बड़े लंबे सीजन से रन कर रहा है, वो कोई एक सीजन का प्लेयर नहीं है। नहीं देखिए, आज़म के टैलेंट के ऊपर कोई इस वक्त डाउट नहीं है, हमें उसको 2 साल से देख रहे हैं। उसको थोड़ा सा सिखाया जाना चाहिए था कि भाई अपने कुछ तो वज़न कम करो, वो ऑलमोस्ट बढ़ाता जा रहा है। जहाँ तक उसके टैलेंट की बात है, सारी स्ट्रोक्स हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, वेरी एग्रेसिव बैट्समैन। यहाँ पे मुझे जो चीज़ चाहिए आज़म से वो ये है कि यार अगर नॉर्मल देखें, बाबर आजम रिजवान के स्ट्राइक रेट्स हैं 127 के, जो T20 का स्टाइल है इस वक्त वो है 140, जो स्टैंडर्ड अच्छे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट की एवरेज होती है। आजम ने क्योंकि फील्ड में 15-20 रन देने, अगर रिजवान विकेट कीपिंग कर रहा है तो फिर आजम ने खड़े होना है कहीं सर्कल में या तो बॉल उसको आगे लग जाए तो बॉल रुक जाएगी, वरना साइड से भी गुजर गई तो मेरा अपना ख्याल है कि वो 15 से 20 रन की एक कमजोरी है आपकी फील्ड में। अच्छा, उसको कवर करने के लिए वो कम से कम 175 का एवरेज स्ट्राइक रेट दे तो शायद उसकी टीम में जगह बने। मुझे बस एक मिनट दे जी शोएब, अपनी बात जरा कंप्लीट कीजिएगा। तो मैं ये बात कर रहा था कि हमने पिछले 4-5 सालों में बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया है, बहुत सारे नौजवान लड़कों का रास्ता रोका है। आप आसिफ अली को देखते हैं, जब आपके हेड कोच क्या कहते थे कि हमने उनको रखा ही 2 छक्कों के लिए, वो उसी अप्रोच के साथ चल रहे थे। इतनी मानिया का आपने नारा लगा दिया, ये आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पेट मुहिम चलती है, जिस मुहिम के जरिए एक ऐसा हीरो बना दिया जाता है कि जब उसका असल इम्तिहान होता है तो तब पता चलता है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है। अभी रिजवान साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि हम एक इनिंग पे आसमान से मिला देते हैं और अगली इनिंग पे हम जमीन पे गिरा देते हैं। यार मामला ये है कि एक इनिंग पे आप पिछले 10 फेलियर को कैसे भूल सकते हैं यार, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो ये एक बड़ी ज्यादती है। अब अफगानिस्तान के खिलाफ मैं कम से कम ये कहता हूँ कि जो भी नताए जाएंगे, अगर नौजवान के साथ जाते हैं तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा, जिससे मैं यही तो नारा लगा रहा हूँ एक लंबे अरसे से कि हमें अपने यंगस्टर्स को ग्रूम करना है। तो जब यंगस्टर्स को ग्रूम के साथ फेलियर अगर मिल जाए तो हमें उसको गले के साथ लगाना है। अगर सीनियर्स भी जाके हॉलैंड के खिलाफ फंसते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ हार जाते हैं, तो फिर हम सीनियर्स के साथ ही सही है। इसी तरीके से एक बात और ऐड करूंगा, फिर आप अपने पैनल से बाकी बात कर सकते हैं। देखिए, एक बात जो मैं और आप अरजान बहुत अच्छे से कर रहे थे और वो ये कर रहे थे कि हमारे दोनों ओपनर जो रेगुलर ओपनर बन गए थे मेकशिफ्ट ओपनर से, बाबर और रिजवान, इनका स्ट्राइक रेट अच्छा होगा तो उसको फायदा होगा। देखिए, दोनों ने अच्छे स्ट्राइक रेट से बारियां जब लीग उनकी टीम 200 रन कर गई। यही तो पाकिस्तान के लिए करना था और यही आपको करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। और ये बात, अच्छा आजम पर एक कमेंट कर दे शोएब, फिर मुझे एक ब्रेक लेनी है। आजम पे कुछ कमेंट। आजम मुझे लगता है यार बहुत अच्छी फॉर्म में, थोड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर इस बार उसको मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो इससे पहले पाकिस्तान खेल चुका है, कोई नया बच्चा नहीं है, कोई पहला सीजन नहीं है, वो करता हुआ आ रहा है स्कोर। इस टाइम ये झगड़ा ही नहीं है और आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं। इस टाइम ये झगड़ा ही नहीं है कि कौन आ रहा है टीम में, कौन नहीं आ रहा है। इस टाइम तो ये झगड़ा है कि दो कह रहे हैं हमने आराम नहीं करना। ये चले तकरीबन जा रहे हैं, सिर्फ 2 बड़े हैं वो कह रहे हैं कि हमने बैठना नहीं।
अच्छा वो ठीक है, वो आपकी बात सही है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लें, तो ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं और कुछ जुर्माने हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। अंपायर्स के साथ बहस की वजह से ज़्यादातर जुर्माने हुए, कहीं वाइड के ऊपर बहस हो गई, कहीं पर नो बॉल जो वेस्ट हाइट होती है उस पर बहस हो गई। तो कौन कौन से प्लेयर हैं जिनको जुर्माने हुए उस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले शोएब जो बात कर रहे थे, एक तो हम आज़म के हवाले से कर रहे हैं, एक बात अब हम ज़रा कोड ऑफ कंडक्ट और मिसकंडक्ट इन चीज़ों को भी देखना होगा। हम जब किसी बड़े इवेंट में जाते हैं तो वहाँ पर फिर अगर आप अंपायर के साथ बहस ज़्यादा कर लें तो आपको मैच पर भी जुर्माना हो सकता है। मैच फीस तो होता ही होता है, ज़्यादा हो जाए तो मैच से जा सकते हैं, वहाँ पर फिर बड़ा नुकसान होता है आपको। अच्छा, ये चूँकि डॉक्टर हफीज़ साहब खुद अंपायर हैं तो मैं चाहूँगा ज़रा इस पर बात करें जी। 4 खिलाड़ी, पहले तो रिजवान भी ज़रा नाम तो बताएं ना 4 खिलाड़ियों के। शान मसूद, टिम डेविड, शादाब और फजलुल्लाह फारूकी, सारे मुस्तनद हैं, सारे बड़े देखिए 2 इंटरनेशनल हैं, 2 आपके सीनियर प्लेयर्स हैं। हाँ, और देखें यार जी, तो डॉक्टर साहब ये जो वाइड बॉल पर, वेस्ट हाइट पर, इन्हीं चीज़ों पे 10-10% का जुर्माना हुआ है। शादाब ने एक वाइड बॉल पे बहस कर ली, शान मसूद ने एक बॉल पे बहस कर ली, इसी तरह टिम डेविड ने कर ली और फिर फजल फारूकी ने बहस कर ली। तो इन चीज़ों पर हुए हैं जुर्माने। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सबसे पहले तो ये काम होना नहीं चाहिए, और दूसरा ये कि इस लेवल के प्लेयर्स अगर कर रहे हैं तो शायद मेरा ख्याल है कि इसी लेवल के प्लेयर्स करना पसंद भी करते हैं कि हमें शायद को टैकल करने वाला अंपायर या जो भी ऑफिशियल है वो नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना। ख़ासतौर पर शान मसूद से तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसने किया होगा। वैसे तो बाकी भी उसी कैलिबर के बड़े प्लेयर हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो गया जब से T20 आई है। मेरे ख्याल में जो मैं पहले भी बाउंड्री के हवाले से भी बात कर रहा था, उसका मतलब यही था कि आपको एवरीथिंग शुड बी ICC स्टैंडर्ड। ये कोई बात नहीं है कि ये IPL है या ये PSL है, ये BPL है तो इसकी खैर है, तो जब इंटरनेशनल में जाएंगे तो ये मिसबिहेव या इस तरह की कोई एक्शन नहीं लेंगे। हालांकि जो लॉ है वो बहुत क्लियर कट है अरसलान भाई, कि वो कहता है कि आप जेस्चर से, वर्ड से और अपनी किसी एक्शन से ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते, कर सकते अंपायर के सामने। इवन अगर मैं आपको जेस्चर दूं, आप सिर्फ ऐसे भी नहीं कर सकते जी, आपकी बात दुरुस्त है कि आपने ये ऐसा ये डिसीजन आपने कैसा ऐसा क्यों ले दिया। में। और अगर किसी को एतराज़ है भी, वो उसको डिसीजन बुरा भी लगा है, तो मेरा ख्याल में अंपायरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जैसे बैट्समैन का बुरा दिन हो सकता है, फील्डर का, बॉलर का, इवन अंपायर का भी, एक्सपर्ट का भी बुरा दिन हो सकता है, उसी तरह अंपायर का भी बुरा दिन हो सकता है। वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसको भी मार्जिन ऑफ एरर देना चाहिए। ये ऐसा हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि वो उन प्लेयर्स को, सिर्फ इन प्लेयर्स को नहीं, बाकी तमाम प्लेयर्स को ग्रूम करें और उनको बताएं कि ये लॉज क्या हैं, उनको पढ़ाए जाने चाहिए, उनकी क्लासेस होनी चाहिए। और ग्रूमिंग तालीम के साथ, क्रिकेट के साथ साथ तालीम और तरबियत दोनों अशद ज़रूरी हैं। अच्छा रिजवान भाई, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। ये फुटबॉल नहीं है कि जिसमें अंपायर के साथ लड़ाई हो जाए, इसीलिए इसको जेंटलमैन गेम का, तो ये थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी जो है इसका ख्याल करना चाहिए। 10-10% इनको फ़र्क नहीं पड़ता होगा कि मैच फीस का जुर्माना दे दें, लेकिन आप इंटरनेशनल जब जाते हैं तो वहाँ फ़र्क पड़ जाते हैं। नहीं, हफीज़ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देखें, यही तो प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऊपर आपने सीखना है, और यहाँ पे आप करेंगे तो वही आप लेकिन ऑफ कोर्स हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, आप एक्साइटेड हो जाते हैं। सो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम के उसमें करना है। लेकिन यहाँ पे आपका आता है कि आपने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। और इसमें जो सीनियर प्लेयर्स अगर ये करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इसलिए कि वो भाई आप तो रोल मॉडल्स हैं जूनियर प्लेयर्स के लिए। ये आप अंडर 19 या इमर्जिंग यंगस्टर से एक्सपेक्ट करें कि जी एक्साइटेड हो गया, उसको पता नहीं था, ये एक्सपीरियंस कम था, तो वो तो समझ में आती है बात। और उसको गाइड करने के लिए सीनियर प्लेयर होते हैं। जब सीनियर प्लेयर ये करना शुरू हो जाएगा तो बच्चे उनसे क्या सीखेंगे, ये इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि पूल तो क्लियर हो गया, पॉइंट्स टेबल आ गया, पेशावर ज़ल्मी चली गई, आज हारे या जीते बहरहाल चले जाना है उसने अब प्ले ऑफ में मेरी नज़र में तो चलें जो भी हो, मैं तो एंकर हूँ तो अपनी कम ही राय दूँ,
लेकिन देव वैसे आप देते होते हैं। बीच में इसको कहते हैं लुच तलना, वो मैं तल लेता हूँ। लेकिन आप दो हजरात की राय में पहले ज़रा हफीज़ साहब आपसे, ये जो 4 टीम्स हैं, एक तो मुल्तान सुल्तान, एक हो गई इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक पेशावर ज़ल्मी और एक बिल्कुल ही अलग किस्म की लाहौर कलंदर। तो ये जो टीम्स हैं, इनमें से ज़्यादा मजबूत टीम लाहौर को तो चले एक तरफ रखें, किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, सब ने यही कहना है कि लाहौर ही होगी। लेकिन लाहौर के साथ वो दूसरी कौन सी टीम देख रहे हैं जो टफ टाइम देकर फाइनल के लिए जा सकती है? मेरा ख्याल है कि इन चारों टीमों में बड़ी क्लैरिटी के साथ लाहौर तो आपने जैसे कह दिया, साथ दूसरी मुल्तान जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि अगर देखा जाए पेशावर को और इस्लामाबाद दोनों को, तो ये दोनों बुढ़ी बॉलिंग के साथ खेल रही हैं, सॉरी माय वर्ड, लेकिन ऐसा ही है। क्योंकि ये सारे के सारे जो पाकिस्तान में भी नहीं खेल रहे, या अगर हैं भी तो वो बिल्कुल अपने कैरियर के एंड पे है ना, तो उनको मेरा ख्याल है रुख्सत दे देनी चाहिए। और इन दोनों टीमों को भी अगले मतलब PSL 9 में बेहतर बॉलिंग प्लान के साथ आना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों जिस बॉलिंग के साथ जा रहे हैं, ये अपने प्लेऑफ जीत कर फाइनल डिजर्व करते हैं। एक और चीज़ भी है यार, इनकी बैटिंग में भी मुझे एलेक्स सेल्स, ठीक है इस बार नहीं चले, वो पिछली बार के बड़े अच्छे प्लेयर थे, अभी तो प्ले ऑफ है। आज भी 4 खिलाड़ी आउट हो गए 77 पे 10 ओवर में, तो मुश्किल हालात में तो इस्लामाबाद भी खड़ी है रिजवान भाई, ये क्या चक्कर? इस्लामाबाद और पेशावर का जो इस वक्त मसला आ रहा है ना कि पेशावर हैज़ अ वेरी एक्सूबरेंट बैटिंग लाइनअप, लेकिन वेल सेड, ये बड़ा अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया, सही है। बॉलिंग उनकी कमज़ोर है। वहाँ पे वहाब रियाज उसको लीड कर रहे हैं, वो भी वे पास्ट इस प्राइम है। बाकी भी आप अरशद इकबाल वगैरह को देख लें तो वो इतनी डेप्थ नहीं है बॉलिंग में। जब उनको मार पड़ना शुरू होती है उनको बॉलर्स को 2 दफ़ा जब जो टीम 240 चेस करा दे, तो इसका मतलब है कि उनकी बॉलिंग में वाकई देयर इज अ बिग वीकनेस। लेकिन T20 में फिर कुछ पता नहीं होता, अगर बैटिंग उसका आपका 270 या 75 वाली किसी 2 मैचों में आगे चल गए तो पेशावर स्टिल हैज अ चांस। इसी तरह इस्लामाबाद का भी आप ओवरऑल स्ट्रेंथ में देखें तो बैलेंस टीम तो लगती है, लेकिन उनके जो एलेक्स हेल्स हैं और कुछ और बैट्समैन हैं वो चल नहीं रहे। सबसे ज़्यादा बैलेंस आपकी जो टीम्स हैं और वो दोनों हैं लाहौर और मुल्तान। दोनों में आप देखें कि इमर्जिंग यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, पेशावर में भी हैं वैसे, लेकिन मुल्तान को बैलेंस उससे मिलता है, उनके 2 फास्ट बॉलर जो इमर्जिंग हैं। और कल उस दिन और दोनों टॉप बॉलर्स हैं। अब्बास अफरीदी ने कल 5 लिया, तो वो सेकंड हाईएस्ट, और एहसानुल्लाह टॉप 2 बॉलर्स उनके पास दोनों। अच्छा, मजे की बात बैट्समैन भी उनके टॉप पर ही हैं। जी बिल्कुल, यानी कि 40% ऑफ द बॉलिंग आपके 2 इमर्जिंग यंगस्टर करा रहे हैं, और उनको आप ये नहीं कह रहे कि इनसे 1 या 2 ओवर कराओ या छुपाने की जरूरत है, 4 ओवर। तो वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। इसी तरह लाहौर में आप देखें अब उनका जो तीसरा है उसामा मीर, मैं चाहूंगा इस पे भी थोड़ी बात जी करें। बिल्कुल, उसामा मीर है, और उसके साथ कल उन्होंने बैटिंग में भी उस्मान खान को खिलाया जो कि बड़े अरसे से 27 साल के हो गए, और कल उनको मौका मिला प्रॉपर्ली अपना टैलेंट दिखाने का। सो मुल्तान इज़ अ वेरी बैलेंस टीम, एंड देन ऑफ कोर्स लाहौर की दे हैव द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, और उन्होंने मिर्जा ताहिर भाई को ऊपर ट्राई किया। अभी वो पिछले 2 मैचों में अपने कॉम्बिनेशंस चेंज करके देख रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक और ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। बट आई थिंक ऑफ कोर्स इन दोनों टीमों का ही फाइनल बनता है। चलिए जी, जल्दी से लास्ट मैच होगा लाहौर का कराची से, तो कौन जीतेगा हफीज साहब? लाहौर। रिजवान भाई? मेरी तो टीम ही लाहौर है, तो की चाहते हो तुम? मैं भी कहूँगा कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज अमान हमारे साथ मौजूद थे, शुएब जट एंकर पर्सन सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट रिजवान हैदर साहब हमारा रेगुलर हिस्सा हमारे साथ मौजूद थे। आज का मैच है लाहौर कराची का, उस मैच से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लाहौर अपना बल्ला सीधा कर लेगी, विकेट्स वाला मामला निपटा लेगी। तो कल इंशाल्लाह 4 बजे होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।